औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, धातें और अधातें के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आपके सिलेबस में इस टॉपिक को हेडिंग दी गई है बरक़े दौर और बरक़े रवां, और उसके तहत आपको जमात हफ्तुम और जमात हश्तुम 7वीं और 8वीं जमात के 2 असबाक़ पढ़ने पड़ेंगे। हफ्तुम में सबक नंबर 8 है बरक़े सुकूनी, और उसके बाद जो है तो हश्तुम में सबक नंबर 4 बरक़े रव और मख़नातीसियत। आसान से सबक हैं, समझ में आ जाएं तो फिर इसके ऊपर आपको कन्फ्यूजन इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं 1 से 2 बार दोहराता जाऊंगा। हाँ, एक गुजारिश अभी आपसे ये है कि अभी आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। मैं बात करते करते हर चीज़ टाइप करके स्क्रीन पे प्रेजेंट करना ये आसान नहीं है, तो मैं बात करते करते सवालात बोलता चलूँगा। ऑप्शन किस तरह डाले जाए ये बताता चलूँगा। आपको साथ ही साथ नोट करना है और इसकी तैयारी करना है। सिर्फ वीडियो देखकर आपका काम पूरा नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो हिस्सा 1। वीडियो हिस्सा 1 में जो मैंने गुजारिशात रखी कि जो एक पॉइंट मैंने जो रखा हुआ है आपके सामने कि अहम नुकात जो है वो अहम नुकात को आप अपनी ज़बान में नोट करें जिस ज़बान में आपको समझ में आती हैं। मैं सादी ज़बान में बात कर रहा हूँ, किताबी ज़बान में भी बात करनी पड़ेगी जहाँ पर डेफिनेशंस हैं, तारुफ़ है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। दूसरी के सवालात आप साथ साथ लिखते चलेंगे, अपने सवालात बनाते चलेंगे, मैं बोलता जाऊँगा, हर चीज़ प्रेजेंट नहीं की जा सकती। तो चलते हैं वीडियो हिस्सा 1 की तरफ। बरक़े सुकूनी शुरू कर रहा हूँ मैं जमात हफ्तुम के टॉपिक बरक़े सुकूनी से। छोटे बच्चों को समझाना नहीं है मुझे, मैं जानता हूँ डीएड हैं, ग्रेजुएट लोग हैं और बीएड हैं, इस तरह के लोग हैं और इनको समझाना है। तो बरक़े सुकूनी की हेडिंग के साथ बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं आपको कि ये करके देखिए क्या आपको याद है। उसमें पहली चीज़ है खुश्क बाल, यानी सूखे हुए जो बाल होते हैं आपके, कंघी या प्लास्टिक की फुटपट्टी रगड़ने पर कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करते हैं। कंघा कर दें अगर आप बालों में और उसको कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लाएं तो वो कशिश करते हैं। स्केल जो होती है छोटी फुटपट्टी, उसको भी अगर आप कपड़े पर रगड़ कर, बालों पर रगड़ कर अगर आप उसको कागज़ के छोटे टुकड़ों की तरफ लेकर आएँ तो वो भी उन टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करेगी। इस तरह ये कुछ चीज़ें कशिश करती हैं। फिर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई कि पॉलिस्टर का कपड़ा या पर्दा, कई बार समझिए पर्दा अगर पॉलिस्टर का लगा हुआ है, आप रूम में से निकल कर उसको रगड़ खाते हुए जाते हैं तो वो आपके जिस्म से चिपक जाता है, या कपड़े निकालते वक्त, पहनते वक्त भी ये कपड़े हमारे जिस्म से चिपक जाते हैं। चट 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 की आवाज़ उनसे आने लगती है, छोटी छोटी आवाज़ें हमको आने लगती है, ये क्या है। या फिर अंधेरे में कंबल को हाथ से रगड़ कर कोई ढाती चीज़ इसके करीब लाई जाए तो चिंगारी निकलती है। ये कंबल अगर है, ब्लैंकेट हैं आपके पास, तो उसके साथ भी ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में ये हमारे जिस्म के साथ जब रगड़ खाती है तो ये भी चिंगारी जैसा या चिटचिट जैसी आवाज़ें इससे निकालना शुरू होती है। बरक़े सुकूनी में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ कि ये बरक़ है क्या, और आम बरक़े रवां जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम कहते हैं, उससे इसमें क्या फ़र्क है। बहुत बेसिक बुनियादी चीज़ है और मैं आज बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने नहीं रखूँगा। मुझे पिछले 2 वीडियो के जो ऑब्जेक्शंस, इस तरह के कुछ गुजारिशें मेरे सामने आई हुई कि एक तो रफ्तार ज़्यादा होगी, तो मैं ये समझ कर पढ़ा रहा हूँ कि मैं छोटे बच्चे नहीं बल्कि आपके सामने आपने समझी समझाई हुई चीज़ें हैं, उनको कुछ करेक्ट करना है या उनका इआदा करना है या फिर उन पर सवाल कैसे बनते हैं ये आपको समझाना है। ये मेरी कोशिश है, इसलिए मैं तेज़ जा रहा था। आज मैं उन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने स्क्रीन पर आपको पहला पॉइंट लगा हुआ, ये सारी मिसालें बरक़ी बार की वजह से होने वाली आमाल हैं। बरक़ी बार क्या, बरक़ी बार का मतलब होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, अनासिर हैं, सारे के सारे छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिसको हम जौहर कहते हैं। फिर धात अधात में भी ये बात रिपीट हुई थी। तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, जितने अनासिर हैं, अनासिर एक शय, आंसर का मतलब एक सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल बीन्स, इस तरह की डेफिनेशन होती है उसकी।
कि एक शय जिसे किसी तबैया कीमे अमल के ज़रिए सादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता, वो शय अंसर कहलाती है। तो लोहा है, लोहे का सबसे बारीक टुकड़ा लें आप, जिसको और मज़ीद दो में तकसीम नहीं कर सकते, तो वो बारीक ज़र्रा जो रहेगा, वो बारीक तरीन ज़र्रा, वो जौहर कहलाएगा। ये जौहर जो होते हैं, ये 3 किस्म के ज़र्रात से बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों ज़र्रात बारदार ज़र्रात हैं। इसमें से मुस्बत बरक़ी बार वाला प्रोटॉन है, मनफी बरक़ी बार वाला इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल यानी बरक़ी एतबार से मोतदिल होते हैं, इन पर कोई बरक़ी बार नहीं होता। मतलब जो ज़र्रात होते हैं वो ज़र्रात में मुस्बत और मनफी बरक़ी बार मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन आते जाते किस तरह, ये हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा हुआ है। आयनी बंदिश, आयन किस तरह बनते हैं, ये हमने देखा हुआ है। जो अभी पिछले वीडियो नहीं देख चुके वो लोग, वो ये देखने से पहले वो धात और अधात के 2 हिस्से देख लें, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो बहरहाल लोहे का छोटा सा ज़र्रा, ऑक्सीजन का सबसे छोटा ज़र्रा, कार्बन का सबसे छोटा ज़र्रा जो जौहर होता है, वो जौहर मुस्बत और मनफी बरक़ी बार से बना होता है। फिर सवाल ये कि जब ये चीज़ें इसके अंदर जौहर के अंदर मुस्बत और मनफी बरक़ी बार होते हैं, तो फिर ये मोतदिल क्यों होते हैं? मतलब ये किसी मुस्बत के मनफी ज़र्रे की तरह अपना बर्ताव क्यों नहीं करते? तो जवाब है इसका कि मुस्बत और मनफी बरक़ी बार जो होते हैं इसके, वो दोनों भी मसावी होते हैं। मतलब जितना मुस्बत उतना मनफी, ये कुदरती बैलेंस है। जितना मुस्बत बरक़ी बार होगा उतना ही मनफी बरक़ी बार होगा। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होते हैं। और एज अ होल मुकम्मल एतबार से जौहर बरक़ी एतबार से मोतदिल होगा, ना मुस्बत होगा ना मनफी। फिर केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं आगे कि बरक़ी एतबार से मोतदिल होने के बावजूद ये कई बार आयन बनाते हैं, या फिर इनके ऊपर बरक़ी बार कम या ज़्यादा होता है। तो बारदार ज़र्रा या आयन किसे कहेंगे हम? तो बारदार ज़र्रा वो ज़र्रा होगा जिस पर से कोई एक बरक़ी बार कम हो गया या एक बरक़ी बार ज़्यादा हो जाए। यानी मुस्बत कम हो गया तो मनफी ज़्यादा हो जाएगा, मनफी कम हो गया तो मुस्बत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बरक़ी बार कम या ज़्यादा हो जाए तो वो अशिया बारदार कहलाती हैं। और जब अशिया बारदार हो जाती हैं, मोतदिल नहीं रहेंगी, तो फिर मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, वही चीज़ यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि अगर मुस्बत बरक़ी बार है तो वो मनफी बरक़ी बार को अपनी तरफ कशिश करेगा। मुखालिफ बरक़ी बार को कभी भी बरक़ी बार अपनी तरफ कशिश करता है। मुस्बत के करीब मनफी लाया जाए तो कशिश होगी, और मुस्बत के करीब दूसरा मुस्बत लाया जाए तो दफ़ा का अमल होगा, दोनों एक दूसरे को दूर धकेल देंगे। तो ये कशिश करना शुरू करती हैं। मुशाबा बरक़ी बार एक दूसरे के साथ दफ़ा का अमल, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। ये कुदरत का उसूल है कि जो मुतज़ाद अशिया होंगी वो अपने एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करती हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी बुक की है। मैंने बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पर, एक एक्टिविटी जानबूझकर छोड़ी है कि वो तजर्बा है, उसके बीच में से कोई सवाल आपको आया नहीं जाएगा। एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पर ये हाथ में पकड़ी हुई एक सलाख़ है और ये शीशे की एक सलाख़ है। समझे, ये भी शीशे की सलाख़, ये भी शीशे की सलाख़, दोनों को हमने कपड़े पर रगड़ा। तो रगड़ने के बाद क्या होगा, दोनों बारदार हो जाएंगी, या तो शीशे के इलेक्ट्रॉन कपड़े पर या कपड़े के इलेक्ट्रॉन शीशे पर, लेकिन दोनों पर एक जैसा बरक़ी बार हो जाएगा। और जब ये दोनों को हम एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे तो ये चूंकि दोनों पर एक जैसा बरक़ी बार है, दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, दफ़ा का अमल करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा हो जाए कि समझिए ये आपने पहले एक शीशा और दूसरी शीशे की सलाख़ ली थी, इसके बाद दूसरी एक्टिविटी में सलाख़ बदल दीजिए। अब अपनी पहली सलाख़ सफ़ेद रंग की थी, दोनों एक जैसे, यहाँ पर ये आबनूस की सलाख़ है, ये शीशे की सलाख़ है। दोनों को अगर ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाए तो इनमें जो बरक़ी बार पैदा होगा वो मुखालिफ होगा। मतलब एक पर अगर मुस्बत है तो दूसरे पर मनफी होगा। और आपको मालूम है जब एक मुस्बत एक मनफी बरक़ी बार एक दूसरे के करीब आते हैं तो शीशे की सलाख़ ये आबनूस की सलाख़ की तरफ कशिश करेगी। आबनूस यहाँ पर आगे आने वाला है। ये पीले रंग की दरख्तों से निकलने वाली एक गोंद होती है, उससे बनने वाली सलाख़, एबेनॉइड बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये समझाना था मुझे यहाँ पर आपको कि चीज़ें मोतदिल होती हैं, नंबर 1। इसके अंदर भले ही बरक़ी बार हों लेकिन वो मसावी होते हैं। नंबर 2, अगर बरक़ी बारदार हो जाएं चीज़ें तो फिर वो मुखालिफ बरक़ी बार को अपनी तरफ कशिश करती हैं। नंबर 3,
नंबर 4, एक जैसे बरखीबार एक दूसरे के साथ दफ़ा का अमल करते हैं। ये 4 अहम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हुई हैं। चलते हैं फिर इसके बाद बरक़े सुकूनी में नेक्स्ट क्या आता है, वो है बेंजामिन। यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि मुस्बत और मनफी बरखीबार का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंसदान ने दिया था पहली बार। बरखीबार है वो किसी जगह पर पैदा होता है, तार में से गुजरता है। समझिए अगर आप एक खुला हुआ नंगा तार ले रहे हैं बरखी दौर का, समझिए आपके घर में वायर है, उससे पिन लगी हुई, उससे इस तरफ दूसरी कोई बल्ब लगा हुआ है, आप उसके ऊपर का प्लास्टिक निकाल दें तो तार नंगा हो जाएगा, उसमें से बरखी गुजरती है, आप उसको देख नहीं पाते। बरखी गुजरती है मतलब बरखीबार गुजरता है। बरखीबार गुजरता है मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बरखीबार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुंतकिल करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बरखीबार को लेगा, बाजू वाले को मुंतकिल करेगा, बाकी वाला लेगा फिर उसको मुंतकिल करेगा। बरखीबार की शक्ल नहीं होती, इसलिए फिर उनको नाम कैसा दिया जाए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार नाम, किताब में ये चीज़ लिखी भी नहीं है, मैं आपके समझ के लिए या आपके इल्म के लिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा जो होता है ज़्यादा उसको मुस्बत बरखीबार कहते हैं और कम जो होता है उसको मनफी बरखीबार कहते हैं। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि अगर किसी एक सिरे पर सेल लिए, अगर आपने छोटा सा एक सेल, और सेल के 2 सिरों पर अगर आपने देखे तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा प्लस, नीचे लिखा हुआ माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये प्लस ज़्यादा, ये माइनस कम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 1.5 वोल्ट के बराबर होता है। इसलिए उस सेल का बरक़ी ख़वा का फ़र्क मतलब उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट रहेगा। तो ज़्यादा यानी मुस्बत, कम यानी मनफी। पहली बार ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंसदान ने दिया था और उसने देखा था कि किसी शय पर दूसरी शय से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो मनफी बारदार हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाएं तो वो मुस्बत बारदार हो जाएगी खुद शय जिसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आएँ तो मनफी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएँ तो मनफी कम हो जाएगा। तो इस तरह मुस्बत और मनफी बरक़ीबार होती है। आम हालात में चीज़ें मुस्बत और मनफी यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उसके अंदर मसावी तादाद में होते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है, मुख्तलिफ अशिया को रगड़ने से इन पर बरक़ीबार का पैदा होना या ना होना, फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, रगड़, कि अगर चीज़ों को रगड़ें तो उनके ऊपर बरक़ीबार पैदा होता है या नहीं। इसकी एक सरगर्मी मैंने बुक में थी, वो छोड़ दिया, उस पर कोई सवाल नहीं आएगा, उसमें सवाल बनने की गुंजाइश नहीं। हाँ अलबत्ता ये जो जदवल आपको दिख रहा है अभी सामने, ये जदवल आपको परेशान करने वाला है। अब अगर ऐसे देखें तो आप ये मत समझिए कि मैं गुब्बारा, रिफिल, मिटाने वाला रबर, लकड़ी की पट्टी, स्टील का चमचा, तांबे की पट्टी, ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, इन पर सवाल बनते नहीं। इनकी थीम समझ लीजिए क्या होने वाला है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसमें 3 कॉलम है। पहला है चीज़ें, फिर उसके बाद ये कागज़ के टुकड़ों को कशिश करते हैं या नहीं, और फिर ये चीज़ बारदार हुई या नहीं। अब मुख्तलिफ अशिया को रगड़ने पर, समझे गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर आपने किसी दीवार से, किसी कपड़े से, चेहरे से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद उसके करीब कागज़ के टुकड़े ले जाएं अगर आप, तो वो उनको कशिश करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर हाँ, और उसके बाद चीज़ बारदार हुई क्या, कशिश करता है, ये सबूत है हाँ का, राइट। फिर रिफ़िल मतलब पेन के अंदर डाली जाने वाली जो रिफ़िल होती है हमारी, वो रिफ़िल, तो वो भी अगर रगड़ने पर कागज़ के टुकड़ों को कशिश करती है मतलब वो भी बारदार होती है। इलेक्ट्रॉन आते हैं ये जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं अभी, लेकिन बारदार होती है। मिटाने वाला रबर मतलब बच्चे जो पेंसिल इरेज़र इस्तेमाल करते हैं हमारे, वो उसको भी अगर रगड़ा जाए तो हाँ, रबर को भी अगर रगड़ा जाए तो उस पर भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या उसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब ये भी कागज़ के टुकड़ों को कशिश करता है और बारदार होता है। लकड़ी की पट्टी में बहुत कम मिसालें देखने में आएंगी आपके, बहुत बारीक अच्छी चिकनी रगड़ी हुई पट्टी है, अगर उसको रगड़ें आप तो वो भी बरक़ी बारदार होती है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करती है, लेकिन आम चीज़ों के मुकाबले में थोड़ा सा कम नज़र आएगा आपको ये अमल। अब देखिए स्टील का चमचा और तांबे की पट्टी दोनों में इनको रगड़ने पर ये बारदार होते हैं क्या, तो मैंने लिखा नहीं, और मतलब कागज़ के टुकड़ों को कशिश नहीं करते और ये बारदार भी नहीं होते। तांबे की पट्टी में भी वही कि ये चीज़ों को कागज़ के टुकड़ों को कशिश नहीं करेगी जबकि बारदार नहीं होती। ये तो कोई भी पढ़ा लेगा भाई, आपको इसका थीम समझना है। यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं 2 टाइप की हैं, एक जो बारदार होती हैं और एक जो बारदार नहीं होती। मतलब एक जो कागज़ के टुकड़ों को कशिश करती है और एक जो कागज़ के टुकड़ों को कशिश नहीं करती। दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये जितने हाँ हाँ वाले हैं, मतलब ये गुब्बारे से लेकर लकड़ी की पट्टी तक ये जितनी चीज़ें हैं ये गैर मूसिल हैं। और कीजिए,
और स्टील और तांबे की पट्टी, स्टील का चमचा, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मोसिल होती हैं। मोसिल होगी मतलब तांबे का चमचा, स्टील का चमचा आपने लिया, उसको रगड़ा, तो रगड़ने पर जिस तरह आमतौर पर चीज़ों के इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, इनके भी होंगे, मगर वो मोसिल है, मतलब वो बरक़ी बार को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे पर मुंतकिल करता है। इसलिए जैसे आपने उसको हाथ में पकड़ा, पकड़ने के बाद वो मोसिल होने की वजह से उसका बरक़ी बार मुंतकिल होकर आपके हाथ पर आ जाएगा। कागज़ के टुकड़ों को कशिश करने के लिए वहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। ये है इसका प्रिंसिपल कि चीज़ें अगर मोसिल हों तो उनका बरक़ी बार उनमें से बह जाता है, चीज़ें अगर गैर मोसिल हों तो उनका बरक़ी बार उनमें से नहीं बहता। इसलिए गैर मोसिल चीज़ें रगड़ने पर कागज़ के पुर्ज़ों को कशिश करती हैं और मोसिल चीज़ें जो हैं वो रगड़ने पर कागज़ के पुर्ज़ों को कशिश नहीं करती। बारदार होती है क्या? तो हाँ, लेकिन बारदार उसका मोसिल चीज़ों का जो बरक़ी बार होगा वो फौरी मुंतकिल हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा बरक़ी बार होता है, उसका आप असर भी महसूस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पर अब आप सवाल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चाहे तो बना लें कि गुब्बारे को रगड़ने पर का झैल में से आपको समझे मुतफर्रिक़ अलग कीजिए। झैल में से 3 चीज़ें देंगे आपको जो कागज़ के टुकड़ों को कशिश करती हैं, एक देंगे नहीं करने वाली। गुब्बारा, रिफ़िल, मिटाने वाला रबर 3 ले लीजिए, स्टील की तांबे की पट्टी या स्टील का चमचा 1 डालिए, ऑड वन आउट। या इसका वज़ाहत, स्टील का चमचा रगड़ने पर बारदार नहीं, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश नहीं करता क्योंकि नीचे 1 2 3 4 जुमले रगड़ नहीं करता क्योंकि ये जो तो बारदार नहीं होता। इसका जवाब रहेगा, जवाब आपके समझ में आएगा। बाकी 3 बेतुके जुमले हम डाल देंगे, क्यों? ये वज़नी होता है, कागज़ के टुकड़े नहायत हल्के होते हैं, इस पर कोई कशिश असर नहीं करती। इस तरह के कोई भी ऑन 3 जुमले डाल दीजिए, आप अपना सवाल बना सकते हैं इस पर। और अगर आपने ये चीज़ समझकर अपने 2 सवाल इस पर बना लिए, अपनी मेहनत इंशाअल्लाह उसूल हो जाएगी। चलते हैं हम आगे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बरखिरों को इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्यों दिया गया? तो थैलस नामी यूनानी साइंसदान था। इस साइंसदान ने पहली बार देखा कि जो ऊनी कपड़े पीले रंग की गोंद, जिसको आबनूस उर्दू में या इंग्लिश में एबेनॉइट हम कहते हैं, उसके सलाख को अगर रगड़े तो परिंदे के पर की तरफ कशिश करती है वो। तो फिर उसने जो आबनूस है उसको यूनानी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इसलिए आबनूस की कशिश की सलाहियत को दूसरा साइंसदान था थॉमस ब्राउन ने सन 1664 ईस्वी में इस कशिश करने की सलाहियत को, इलेक्ट्रॉन की सलाहियत को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। ये इन्फॉर्मेशन है, खाली जगह आती है आपको सवाल में। आबनूस की कशिश करने की सलाहियत को थॉमस ब्राउन ने डैश में इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था, या थॉमस ब्राउन ने 1646 में डैश नाम दिया था, या आबनूस की कशिश करने की सलाहियत को डैश ने 1646 में इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। टाइप्स बहुत होते हैं सवाल के। ये अगर कला आपको आ गई, ये कारीगरी अगर आपको आ गई, तो आपकी तरह का टीचर नहीं होगा। सीखिए। आबनूस को यूनानी ज़बान में डैश कहते हैं, या यूनानी ज़बान में इलेक्ट्रॉन को डैश कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और एक आध चौथा नाम डाल दीजिए। कुछ नहीं सुधरे तो इनमें से कोई नहीं। सवाल बहुत बन रहे हैं, आप पॉज कीजिए, पॉज करके कुछ सवालात बना लीजिए इस पे पहले। और अगर वीडियो के सवालात आपको बनाने में कोई दुश्वारी हो रही तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर हर स्क्रीनशॉट पर सोच लीजिए कि यहाँ पर मुझे सवाल बनाना है। स्क्रीनशॉट एक सेव हो गया। वीडियो देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट खोलिए, इस पर क्या सवाल बनता था। दुश्वारी आई, एक बार फिर वीडियो पर जाइए। सिर्फ स्टार्ट देख लिया आपने दूसरी बार वीडियो का, तो आपको सारी चीज़ें, मुझे यकीन है कि वाज़ेह तौर पर फिर से याद आ जाएंगी, और आप जो है तो अब बेहतर सवालात बना सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीन पर एक हेडिंग मैंने लगाई हुई है, और वो है कि रगड़ की वजह से पैदा होने वाली बर्क़, फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं। तो यहाँ पर उर्दू में बड़ी आसान डेफिनेशन है, जो बर्क़ रगड़ की वजह से पैदा होती है उसे रगड़ की वजह से पैदा होने वाली बर्क़ कहते हैं। ये काम इंग्लिश मीडियम के लिए मुश्किल होता है। एक्चुअली ट्रांसलेशन जो करने वाले हमारे लोग होते हैं इंग्लिश मीडियम की बुक का, वो इस तरह के जुमले तैयार करते हैं। वहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर आपको लिखना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मगर उर्दू में जब उसका तर्जुमा सादी ज़बान में किया जाए तो इस तरह के तर्जुमे आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सामने आएंगे। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी की ख़ास बात है, सिर्फ जहाँ पर चीज़ों को रगड़ते हैं
उतनी ही जगह पर पैदा होगी सिरे पर। 2 सिरे हम रगड़ रहे समझिए, तो फिर वहीं पर पैदा होगी, इधर उधर नहीं पैदा, पूरे जिस्म में कि पूरे तार में नहीं पैदा होगी। एक ये अपनी जगह से मुंतकिल नहीं होती। प्लास्टिक है, गैर मोसिल है, उसको आपने रगड़ा प्लास्टिक की स्केल को, उसके बाद जो है तो कागज़ के टुकड़ों के करीब ले गए, तो पूरी प्लास्टिक की पट्टी बारदार नहीं होती, जितना हिस्सा आपने रगड़ा था उतना ही बारदार होगा। पूरी पट्टी बारदार हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पर पैदा होने वाला बरखी बार अंदर फैल गया, ईसाल कर गया। मतलब प्लास्टिक मोसिल हुए है क्या? बिल्कुल नहीं, मोसिल नहीं है। इसलिए बरखी जहाँ पर पैदा होती है वहीं पर रहती है, हरकत नहीं करती, साकिन रहती है, इसलिए इस बर्क़ को बर्क़ सुकूनी कहा जाता है। फिर एक पॉइंट रखा मैंने कि इसका मुसलसल बहाव नहीं हो सकता। ये जुमला मैं जानबूझ के यहाँ पर डाल रहा हूँ, 7th की बुक में नहीं है। मुसलसल बहाव वाली बर्क़ यानी हमारी जो आम बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बर्क़ रवां यानी बहने वाली, बर्क़ रवां कहते हैं उसको, अल्टरनेटिंग करंट्स को। तो वो बहने वाली रहो, ये बहने वाली नहीं है। ये फ़र्क है बर्क़ सुकूनी और आम बिजली में, आम बर्क़ रवां में। फिर उसके बाद मरतूब और गीली हवा में ये बर्क़ जल्दी ख़त्म हो जाती है, मतलब बरक़ी बार पैदा होते हैं। हवा मरतूब और गीली हो तो फौरी ये बरक़ी बार ख़त्म भी हो जाता है आपके देखने और उसको परखने से पहले। ये एक पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। फिर इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, कसौटी। अब यहाँ पर एक मैंने मेरी लैंग्वेज में ये जुमला लिखा हुआ है, 1-2-3 जुमले मैंने लिखे हैं कसौटी समझाने के लिए। कसौटी क्या? किसी चीज़ को परखने के लिए आपको एक प्रिंसिपल, एक बुनियाद बनाते हैं, वो उसकी कसौटी कहलाएगी। तो कसौटी में पहला पॉइंट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, वो है बरक़ी बारदार अशिया गैर बारदार अशिया को कशिश करती हैं। मतलब पट्टी है, बारदार है, वो प्लास्टिक के या छोटे टुकड़े या कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करेगी। ये कशिश करने के लिए कागज़ के टुकड़ों का बारदार होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये एग्ज़ाम्पल में एक बारदार शय एक गैर बारदार शय को अपनी तरफ कशिश करती है। दूसरा जुमला देखिए, या मुखालिफ बरक़ी बार वाली अशिया को भी कशिश करती है। तो अब अगर एक चीज़ बारदार है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो वो 2 चीज़ों को अपनी तरफ कशिश कर रही। एक तो जो जिन पर कोई बरक़ी बार नहीं है, मुतदिल है, उनको भी कशिश करेगी, और दूसरा मुखालिफ बरक़ी बार, मुस्बत है तो मनफी को कशिश करेगा, मनफी है तो मुस्बत को कशिश करेगा। और कशिश करके मतलब बारदार अशिया जो हैं 2 तरह से कशिश करती हैं। अब समझिए कि मैंने आपको 2 स्केल दिए, एक को रगड़ा हुआ, एक को रगड़ा हुआ नहीं है, और दोनों आप कागज़ के पुर्जों के पास लेकर जाएं, तो जो रगड़ी हुई बारदार है वो कागज़ के पुर्जे को कशिश करती है। और अगर समझिए इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब मुज़ाद बरक़ी बार वाली चीज़ भी उसके तरफ लालू में, तो वो भी कशिश करेगी, जबकि जो गैर बारदार है वो कशिश किसी को भी नहीं करेगी। तीसरा, जबकि दफ़ा का अमल सिर्फ मुशाबा बरक़ी बार में होगा। मक़नातीसियत में भी ये कसौटी में बोलने वालों बिल्कुल इसी तरह से कि जो दफ़ा होता है ये 2 एक जैसे बरक़ी बार, 2 मुस्बत मुस्बत, 2 मनफी मनफी एक दूसरे के करीब आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ दफ़ा का अमल करेंगे। तो चीज़ें बरक़ी बार है या नहीं है ये पता करने का आसान तरीक़ा होगा दफ़ा का अमल देखिए। कशिश करने पर आपको समझ में नहीं आएगा, गैर बारदार भी कशिश कर रही है, लेकिन अगर 2 बारदार चीज़ें हैं तो दफ़ा करेंगी, मतलब दोनों पर बरक़ी बार मौजूद है, तो हम इसमें सोनवर बर्क़नुमा जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बरक़ी बार की मौजूदगी की जांच करने के लिए जो कसौटी इस्तेमाल की जाती है वो दफ़ा का अमल है, कशिश का नहीं। चलिए इसके बाद सवालात, 3 सवालात मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। एक, थर्मोकोल की गोलियाँ या राई के दाने प्लास्टिक की बोतल में डालकर ज़ोर से हिलाने पर बोतल से चिपक जाते हैं। दूसरा, बालों में कंघा करने के बाद कागज़ के टुकड़ों को कंघा अपनी तरफ कशिश करता है। और तीसरा, बारदार कंघा पानी की धार के करीब ले जाने पर वो कंघे की जानिब खींची जाती है। इस तरह ये 3 या इसी 200 सवाल आपके सामने रखे जाएं। अब पहली चीज़ पर आते हैं, थर्मोकोल की गोलियां या राई के दाने प्लास्टिक की बोतल में डालकर ज़ोर से हिलाने पर बोतल से चिपक जाते हैं क्योंकि, आगे डॉट 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 का लगाइए सवाल। अब नीचे 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका करेक्ट जवाब क्या होगा कि इन पर बरक़ी बार पैदा होता है जो अपोजिट बरक़ी बार को किसी चीज़ को अपनी तरफ कशिश कर सकता है। हाँ, इसमें दूसरे ऑप्शन क्या डालेंगे, थर्मोकोल की गोलियों में चिपचिपा मादा होता है,
प्लास्टिक की बोतल में चिपचिपा मादा होता है, ये एक दूसरे से कुछ भी इस तरह के 2-3 इररिलेवेंट जुमले डाल दीजिए, लेकिन एक जवाब क्या होगा आपका कि जब चीज़ें रगड़ती हैं तो रगड़ने की वजह से इन पर बरक़ीबार पैदा होता है और उस बरक़ीबार की वजह से ये चीज़ों को कशिश करती हैं, चाहे फिर वो पानी की धार के करीब कंघा ले जाएं, बालों में किया जाने वाला कंघा हो या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन क्वेश्चन। वो कोई और बोले पानी की खाली बोतल को आपने घसकर करीब रख दिया, इस तरह की कुछ और मिसालें दी जा सकती है। सवालात चाहे कुछ भी हो, जवाब वही होगा, रगड़ की वजह से इनमें बरक़ीबार पैदा होता है, जिसकी वजह से वो कशिश या दफ़ा का अमल कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक ये हुआ। अब एक पॉइंट आखिरी, अमाले के ज़रिए बरखाना। अमाला क्या है? तो अमाले का मतलब होगा कि समझिए एक मैंने प्लास्टिक की स्टील को रगड़ दिया, इस पर बरक़ीबार पैदा हो गया, फिर मैंने ये प्लास्टिक की स्केल का सिरा दूसरे स्केल के सिरे को टच कर दिया या दूसरे कागज़ को टच कर दिया, तो एक प्लास्टिक की स्केल है, उसको कागज़ का टुकड़ा चिपक गया। ये कागज़ के टुकड़े को नीचे से और एक कागज़ का टुकड़ा चिपकेगा जो सीधे सीधे प्लास्टिक की स्केल को नहीं चिपकेगा। तो क्या कागज़ का टुकड़े को तो आपने रगड़ा नहीं था बीच के, जिसको नीचे से दूसरा टुकड़ा लगा हुआ है, तो क्या वो बारदार हुआ? हाँ, बारदार हुआ। क्यों? तो आपने जो स्केल ली थी, स्केल का बरक़ीबार कागज़ के पहले टुकड़े पर मुंतकिल हुआ, वहाँ से दूसरे टुकड़े पर मुंतकिल हुआ। टच करके अगर छू कर हम किसी चीज़ को आर्जी तौर पर बरक़ीदा बनाते हैं तो ये अमाला कहलाता है। मैग्नेट इंडक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। अमाले के ज़रिए बरखाना मतलब छूने से बरक़ीबार का एक सतह से दूसरी सतह पर जाना, इसको हम इंडक्शन। चलिए यहाँ तक एक बहुत ज़्यादा तवालत ना हो जाए का ध्यान रखते हुए इसी सिलसिले के अब मुझे 2 बुक के 2 चैप्टर चलने हैं। 20 से 25 मिनट के वीडियो होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आ रही, कुछ लोग बोल रहे कि एक कंसेप्ट पर एक वीडियो बनाइए, तो तसलसल नहीं रहेगा उसमें। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो को जिन ज़रूरतमंद लोगों को हैं उनको शेयर कीजिए। हो सकता है कहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सवालात ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।